गुज़िश्ता 48 घंटों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे जो खबर गश्त कर रही है, जो चोटी की खबर है, वो इंटरव्यूज़ हैं जो गुज़िश्ता 48 घंटों में मंजर आम पे आए, जो साबिक डायरेक्टर जनरल FIA बशीर मेमन में दिए, और जिसमें उन्होंने इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए बज़ाहिर ऐसा लगा कि हुकूमत को एक कटहरे में खड़ा कर दिया है। बज़ाहिर ऐसा लगा कि एक FIR उन्होंने दर्ज कराई है, संगीन इल्ज़ामात उन्होंने इन इंटरव्यूज़ में लगाए। यकीनन इसके लिए गवाही, शवाहिद, सबूत फ़िलहाल सामने नहीं है, लेकिन उनकी गुफ्तगू बहरहाल है। बशीर मेमन कहते हैं कि उन्होंने जस्टिस फाइज ईसा केस और अपोजिशन सियासतदानों पर मुकदमात बनाने से मुताल्लिक हुकूमती दबाव बर्दाश्त किया, और लगता है कि उन्होंने राजदारी से 2.5 साल तक इन इल्ज़ामात के इंकशाफात का इंतज़ार भी किया, और यकीनन ये अब 2-2.5 साल बाद है कि उन्होंने ये गुफ्तगू की है। परसों बशीर मेमन अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम, मुशीर एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के ख़िलाफ़ मुद्दई बन गए। उन्होंने ऐसा लगा कि एक FIR दर्ज करा दी है और मीडिया में एक चार्जशीट भी पेश की। आज वज़ीर आज़म इमरान खान सहाफ़ी और एंकर पर्सन से गुफ्तगू के दौरान कह रहे थे कि बशीर मेमन के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद है। बशीर मेमन को जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कभी किसी केस बनाने के लिए नहीं कहा, कभी तहकीकात करने का नहीं कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं, जबकि बशीर मेमन को नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस का भी कभी नहीं कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वह बशीर मेमन को नहीं जानते, इससे पहले वो नहीं जानते थे, और उन्होंने बैरिस्टर वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम ने, शहजाद अकबर ने कई बार कल से लेकर अब तक कहा है, इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म इमरान खान, कि ये सब झूठ है और ये झूठ की बुनियाद पर किया गया है, और बशीर मेमन ये बातें ज़ाती इनाद की बिना पर कर रहे हैं, और जो उनके ज़ाती मसाइल पैदा हुए उस वक्त जबकि वो डायरेक्टर जनरल FIA थे, उसके आखिरी हफ्तों के दौरान, और उन मसाइल का ये रद्द अमल है जो कि सामने आ रहा है। लेकिन बाहर सूरत ये एक इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं जो सामने आए हैं, और एक ऐसे शख्स की जानिब से सामने आए हैं जो एक इंतहाई अहम जिम्मेदार पोजीशन पे मौजूद था। इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसकी कानूनी अहमियत क्या है, इसकी फौजदारी हवाले से क्या अहमियत हो सकती है, और इस तहकीकात के लिए इसके क्या इसको किसी साबित करने के लिए, इसको किसी मंजिल तक पहुँचाने के लिए क्या ज़रूरियात हैं जिससे कि ये मामलात, ये इल्ज़ामात सही साबित हो, या ज़बानी इल्ज़ामात ही काफ़ी होंगे। इन तमाम मामलात पर एक इंतहाई माहिराना, इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस राय हासिल करने के लिए हमने पाकिस्तान पुलिस सर्विस के ही इंतहाई मोतबर, काबिल कदर साबिक पुलिस ऑफिसर, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, साबिक डायरेक्टर जनरल IB जनाब डॉक्टर शुएब सडल को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके सामने है ये सारा मौजू। हम प्योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, और इसीलिए आपकी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि बशीर मेमन साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए वो मुल्क के वज़ीर आज़म पे लगाए, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे लगाए, मुल्क के लॉ मिनिस्टर पे लगाए हैं, वज़ीर आज़म के SAPM पे लगाए हैं, और बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। इन इल्ज़ामात की बुनियाद को हम बाज़ लोग कहते हैं कि ये बज़ाहिर एक FIR है, ये एक फ़र्द जुर्म है जो कि एक बहुत ही साबिक ज़िम्मेदार ऑफिसर ने लगाई है हुकूमत की कलीदी शख्सियात पे। ये कैटेगराइजेशन सही है इस इंटरव्यू की जो कि मीडिया के ज़रिए सामने आया? जी खान साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। गुजारिश ये है कि लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि ही हु असर्ट्स हैज़ टू प्रूव। तो जब हम कोई भी किसी के ऊपर बात करते हैं तो उस वक्त तक तो वो मेयर एक एलिगेशन है, जब तक हम उसका जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो नहीं देते। तो अब इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तो इन पे है, बशीर मेमन साहब पे, कि वो बताएं कि जी मेरे पास ये एविडेंस है, क्योंकि अपेरेंटली वो जिनका जिक्र कर रहे हैं कि वो उस वक्त उन मीटिंगों में शामिल थे, चाहे वो लॉ मिनिस्टर थे या PSPM थे या जो एडवाइज़र हैं ऑन अकाउंटेबिलिटी वो थे, तो वो सारे तो इनकार कर चुके हैं, और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रिबट किया है कि ऐसी ना कभी कोई बात हुई है और ना उन्होंने कहा है। तो अब ये ऑल द मोर
इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बशीर मेमन अगर उन्होंने कोई क्या हो सकती है सर, क्या वो क्या एविडेंस है, वो क्या सबूत है, वो क्या कोई गवाही है जो कि इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बुनियादी तौर पे ज़रूरत है किसी भी तरह से कि उनके अल्फाज को सपोर्ट किया। वो कहते हैं कि मैं गया था वहाँ पे, और आप लॉग से चेक कर लें कि मैं वज़ीर आज़म के दफ्तर में गया था, और वो वहाँ पे उसका रिकॉर्ड होता है तो उसमें लिखा होगा कि मैं वहाँ पे गया था। फिलहाल तो वो ये कह रहे हैं कि आप इससे साबित हो जाएगा कि मैं वहाँ पे गया था। क्या ये काफ़ी है? नहीं, इतना तो काफ़ी नहीं है कि खाली अगर ये साबित हो भी जाए कि मैं वहाँ गया था, क्योंकि आप किसी और काम के सिलसिले में भी जा सकते हैं। आपने जो एक्चुअल अलेज किया है उसको प्रूव करना है, और उसके लिए या तो कोई विटनेस देना है और या कोई जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो पेश करनी है। उसके बगैर तो कोई भी दुनिया की कोर्ट जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं होगी। तो अब ये जैसे मैंने कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे है कि अगर इन्होंने कोई उस वक़्त का कोई ऐसी रिकॉर्डिंग रखी हुई है अपने पास और वो रिकॉर्डिंग टेस्ट की जाए और उसमें कोई फैब्रिकेशन नज़र ना आए तो उसके मुताबिक वो एडमिसिबल होगी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो अच्छा, ये फरमाइएगा कि प्रूफ के कुछ नहीं होगा। एज डायरेक्टर जनरल, जब इतनी एक्सेप्शनल सूरत हाल थी, जब आपको प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं या आपको सीनियर ऑफिसर ये कह रहे हैं और आपको यकीन है कि आप कह रहे हैं कि ये इंतहाई अनप्रोफेशनल और बिल्कुल एक बियॉन्ड माई मैंडेट, मुझसे ये काम करने को कहा जा रहा है, तो ये आके वहाँ पे कोई नोटिंग कर सकते थे, कोई अपने जो उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, परहैप्स सेक्रेटरी इंटीरियर, उनको लिख के दे सकते थे कि जी मुझसे गैर कानूनी काम करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकते थे, जैसे पुलिस में होता है कि रोजनामचे में लिख दिया जाता है, तो कुछ ऐसी चीज़ कर सकते थे बशीर मेमन उस वक्त जिससे वो उसका एक रिकॉर्ड बन जाता कि इस तारीख को इतने बजे मुझे बुलाया गया और मुझसे इन शख्सियात ने ये बात की। हाँ, अगर उन्हीं डेट्स में वो रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है और वो रिकॉर्ड किसी थर्ड पार्टी को कन्वे हुआ है तो उसकी रेलेवेंस है, लेकिन अदरवाइज अगर अब कोई रिकॉर्ड बताया जाए तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा ये खान साहब के देखें, हम सारे वन वे और दी अदर किसी न किसी मौके पे प्रेशर में आते हैं और हमारे पास बड़ा क्लियर ऑप्शन होता है कि हम कहते हैं कि जी ये चीज़ यहाँ तक सही है, इसको हम करेंगे क्योंकि हम इसीलिए ट्रेंड हैं और इसीलिए हमें गवर्नमेंट ने एंगेज किया हुआ है कि, लेकिन बियॉन्ड दिस अगर कोई हमसे ये एक्सपेक्ट करे कि फैब्रिकेशन हम करेंगे तो हम नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर अगर उसकी प्राइस ये हो कि हमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो भले कर दिया जाए। ट्रांसफ़र होना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, रोज़ हम होते रहते हैं और हम उसी तनख्वाह पे OSD भी बने रहते हैं, कई दफ़ा साल के लिए बने रहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये काम उसी वक्त करना चाहिए कि या आप एक तरफ अलग हो जाएं और या फिर अगर आप डटे हुए हैं तो डटे रहें और बिल्कुल इस तरफ ना आएँ कि भाई आपके ऊपर प्रेशर है और जो काम आपने करना है एज़ पर लॉ वो करते रहें। तो आपके नज़दीक की अहमियत है कि ये एलिगेशन जो हैं जब ये वाक़या हुआ है उसके 2.5 साल बाद सामने आए हैं? नहीं, जितनी भी डिले के साथ वो बात सामने आएगी उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। और इस स्टेज पे तो अनलेस के वो बड़ा कोरॉबरेटिव स्ट्रांग किस्म का एविडेंस सामने नहीं लाते, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई वैल्यू होगी सिवाय एक मेयर एलिगेशन के। इस एलिगेशन पे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस तरीन एलिगेशंस हैं जो लगाए हैं और जिनको रियासत की और हुकूमत की कलीदी शख्सियात पे लगाए गए हैं, इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि बशीर मेमन साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। वैसे तो कोर्ट में केस किया है अपना शहजाद अकबर साहब ने, फरूक नसीम साहब ने कहा है कि वो भी करना चाहते हैं इस तरह के। हाँ, तो वो तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना, जब ये बशीर मेमन साहब उधर एविडेंस नहीं दे सकेंगे तो उसका साफ
ज़ाहिर है कि केस इनके अगेंस्ट फिर डिसाइड होगा, तो फिर उसको ये किस तरह से साबित करेंगे ये तो अब इनको खुद पता होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई ज़िम्मेदाराना तरीके से इस तरह की बात जो है उसको करने की ज़रूरत होती है। अव्वल तो इतनी लेट बात करनी चाहिए ही नहीं है, और अगर है उसकी ज़रूरत महसूस की गई तो फिर उसका एविडेंस देना चाहिए कि जी ये एविडेंस है, और ये एविडेंस है जो इररिबटेबल है। और अगर इररिफ्यूटेबल है उसके अंदर फिर एक गवाही की भी बड़ी अहमियत है कि कोई विटनेस भी हो जो कहे कि हाँ मेरे सामने ये गुफ्तगू की गई है, या ये कि कोई इसका विटनेस होना भी एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है ना इस पूरे केस का, जो कि इसको कोरॉबरेट करे। जी, जो भी एविडेंस अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एडमिसिबल है उसकी वैल्यू है, जो उसके बाहर फॉल करता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुएब सडल हमें अपनी माहिराना तजर्बेकाराना राय दे रहे थे। बहुत ही मोतबर पुलिस ऑफिसर हैं पाकिस्तान की पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनाब बशीर मेमन डायरेक्टर जनरल FIA थे उस वक्त भी जब हुकूमत की तब्दीली हुई। जनाब इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया और इमरान खान ने मुनासिब समझा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुनासिब समझा कि बशीर मेमन साहब एक अच्छी शोहरत के ऑफिसर है, उनकी ईमानदार शोहरत है, और यकीनन उस अच्छी शोहरत की वजह से ये इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे PTI की गवर्नमेंट ने उन्हें कंटिन्यू करना एज डायरेक्टर जनरल FIA ज़रूरी समझा, उन्हें मुनासिब किया गया उनको, और यकीनन वो इस पोजीशन पे बरकरार रहे। और इस दौरान वो बहुत अहम तहकीकात कर रहे थे पाकिस्तान की एंटी करप्शन के हवाले से, बहुत कलीदी तहकीकात थी जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के हवाले से, जो कि ओमनी ग्रुप से जिनका ताल्लुक था। बशीर मेमन साहब FIA के सरबराह की हैसियत से उसके बहुत लीड उनके पास थी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया, फिर उसने इनको NAB के हवाले कर दिया। बशीर मेमन साहब हमेशा से एक बावकार और एक ऐसे पुलिस ऑफिसर रहे हैं जो कि यकीनन उनकी बड़ी अच्छी शोहरत रही है, और कोई यही वजह बनी कि कुछ अरसे के बाद जब जज अरशद मलिक का मामला आया, उन पर इल्ज़ामात सामने आए, उनके हवाले से वीडियो सामने आई, हुकूमत की तहकीकात का वक्त आया। बशीर मेमन साहब शायद हुकूमत की जो बेंट ऑफ माइंड था, जो उसकी सोच थी, वो उससे मुताबिकत नहीं रखती थी। जो बशीर मेमन साहब समझते थे कि प्रोफेशनल उसका तकाजा है, उनके हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब हुए, और रिटायरमेंट से कुछ अरसे पहले, चंद हफ्ते पहले उन्हें उनके ओहदे से सबकदोश कर दिया गया। आम बात है, बिल्कुल साफ नज़र आया कि बड़ी अनसेरेमोनियल एग्जिट थी, अनसेरेमोनियल डिपार्चर था जनाब बशीर मेमन का, और शायद हुकूमत ने इस मामले में ज़्यादती की थी, उन्हें फारिग कर दिया गया। मगर असल सूरत हाल ख़राब हुई उस वक्त कि जब वो रिटायरमेंट लेके घर गए, उसके बाद उन्होंने अपने पेंशन के मामला शुरू किए। हुकूमत ने उनके खिलाफ न सिर्फ ये कि कोई किसी किस्म की एक्शन करना शुरू कर दिया, बल्कि उनकी पेंशन रोक ली, पेंशन रोक ली गई। उनके जो उनको पर्क्स मिलने थे, जो इस 37 साल की मुलाजमत के बाद उनको, जो एक किसी भी ऑफिसर के इख्तियारात के बाद जो उसको पर्क्स मिलते हैं, जो उसको पेंशन मिलती है, जो उसको कम्यूटेशन मिलती है, वो सारी चीज़ें बशीर मेमन साहब की रोक ली गई। आज की तारीख तक भी उनको पेंशन नहीं मिली है, और इसके अलावा जो उनका हक़ था, जो उनका बिल्कुल हक़ था, वो भी उनको नहीं दिया गया। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से एक बार उनके अकाउंट्स में कुछ क्रेडिट किया गया, जो उनके हक़ के हवाले से उनकी रकूम थी, वो भी विड्रॉ कर ली गई। उसके बाद बशीर मेमन साहब ये केस लेके अदालत में गए, और फिर अदालत में जब ये बशीर मेमन साहब ये केस जीत गए, उसके बाद हुकूमत ने उसकी अपील कर दी। गोया के बज़ाहिर ऐसा लगता यह है कि इन मामलात में हुकूमत ने सरासर ज़्यादती की है बशीर मेमन साहब के साथ। ये हुआ है पिछले चंद महीनों के दौरान, और उससे कुछ महीनों पहले के दरमियान। तो ये बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत ने सरासर ज़्यादती की बशीर मेमन के साथ, जिस तरह से उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त किया, और उसके बाद उनके पेंशन के मामलात, उनके ज़ाती मामलात, उनके दूसरे मामलात के हवाले से हुकूमत ने इसमें अपना जो जिस तरह के एक्शन लिए हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी भी थे और गैर मुनासिब भी थे। और अगर ये वजह बनी है उस रद्द अमल का जो हमने देखा है, तो ये कुछ शंबे की बात नहीं है। खबर शबे।